नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मजेदार कहानी आखिरी हीला की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो ये स्रोत है वो ऊपरी तौर पर तो एक पति के मजेदार बहानों की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये संवादहीनता पर, मतलब कम्युनिकेशन गैप पर एक शानदार टिप्पणी है कि कैसे अच्छे अच्छे इरादे भी गलतफहमी की भेंट चढ़ जाते हैं। कहानी का जो नायक है वो एक ऐसा पति है जो अपनी आजादी से बहुत प्यार करता है। उसे शादीशुदा जिंदगी के अच्छे पल तो पसंद है, पत्नी के साथ घूमना, उसके लिए कुछ खरीदना, लेकिन जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं वो उसे एक भयानक सपने की तरह लगती हैं। बच्चों को गोद में लेकर राशन की लाइन में लगना, डॉक्टरों के चक्कर काटना, ये सब उसे डराता है। और इसी डर से बचने के लिए वो अपनी पत्नी को शहर आने से रोकना चाहता है। कहानी का पूरा ताना बाना इसी एक संघर्ष पर बुना गया है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उसने क्या क्या बहाने बनाए, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बहानों के पीछे की मानसिकता क्या थी और कैसे एक आदमी की सारी चालाकी वो उसी पर भारी पड़ जाती है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक और हास्य से भरी कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि बहानों का ये सिलसिला किस शानदार अंजाम तक पहुंचता है। तो पहला दाव जो वो चलता है वो खुद को एक नायक की तरह पेश करने का है। वो अपनी पत्नी को खत में लिखता है कि एक अखबार का संपादक होना कोई मामूली काम नहीं है, ये तो एक बेहद खतरनाक पेशा है। कभी भी गिरफ्तारी की तलवार सिर पर लटकती रहती है, दिन रात भाग दौड़ करनी पड़ती है, और वो इसे साबित करने के लिए कुछ बड़े नाटकीय किस्से भी सुनाता है, जैसे कि खुफिया पुलिस की एक पूरी फौज उसके पीछे लगी रहती है। एक बार तो हद ही होगी जब ट्रेन में एक सहयात्री ने उसके सूटकेस पर संपादक लिखा देखा और फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। हाँ, रिवॉल्वर निकालकर उसके सामने गोलियां भरने लगा। सोचिए जरा कितना खौफ रहा होगा। ये बहुत दिलचस्प रणनीति है। वो सीधे सीधे ये नहीं कह रहा कि मत आओ, वो अपनी पत्नी के मन में डर और चिंता पैदा करना चाहता है। वो खुद को एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश कर रहा है जो देश और समाज के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहा है। इसमें एक तरह का वो पुरुष अहंकार भी झलकता है। उसने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि उसे लगा कि पैसे की तंगी के बारे में बताना उसकी शान के खिलाफ होगा। सही बात है। उसे पूरा यकीन था कि ये बहाना सुनकर पत्नी उसकी सलामती की दुआ करेगी और आने की जिद छोड़ देगी। लेकिन उसकी ये हीरो वाली छवि बनाने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। पत्नी का जवाब आया, मुझे जल्द बुला लो। तो अब उसे अपनी रणनीति मतलब 180 डिग्री बदलनी पड़ी। अगर पति हीरो नहीं है तो फिर विलन कौन है? जाहिर है शहर। बिल्कुल। उसका दूसरा बहाना शहर को एक दैत्य की तरह दिखाता है। वो लिखता है कि ये शहर तो बीमारियों का घर है, दूध में जहर, घी में जहर, हवा पानी सब जहरीला। हाँ, सब जहरीला। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई सैर करने निकलता है तो मोटर से टकरा जाता है। अगर कोई शाम को सही सलामत घर लौट आए तो मानो नई जिंदगी मिल गई। यहाँ हम कहानी में उस दौर का सामाजिक तनाव भी देख सकते हैं। प्रेमचंद उस समय लिख रहे थे जब शहरीकरण बढ़ रहा था और गांव और शहर के जीवन के बीच एक खाई पैदा हो रही थी। शहर को अक्सर नैतिक और शारीरिक पतन की जगह के तौर पर देखा जाता था। तो पति के बहाने सिर्फ उसके अपने बहाने नहीं है, बल्कि वो उस समय के एक औसत आदमी के शहर को लेकर जो डर थे, जो पूर्वाग्रह थे, उन्हें भी दर्शाते हैं। लेकिन पत्नी पर इस जानलेवा शहर का भी कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने लिखा कि तुम्हारा खत पढ़कर मेरी चिंता और बढ़ गई है, अब रोज खत लिखना वरना मैं खुद ही चली आऊंगी। अब तक के दोनों बहाने बाहरी खतरों के बारे में थे, पेशा और शहर का माहौल। लेकिन जब ये दोनों फेल हो गए तब वो पहली बार अपने घर के अंदर की अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां बताने पर मजबूर हुआ। इस बदलाव का क्या महत्व है? ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। जब बाहरी दुनिया को खतरनाक बताकर काम नहीं बना तो उसने अपनी निजी दुनिया को नर्क की तरह पेश करने की कोशिश की। और उसका तीसरा बहाना, बिन बुलाए दोस्त, शायद आज भी कई लोगों को सच लगेगा। हाँ, ये तो मुझे पढ़कर बहुत मजा आया। ऐसा लगा जैसे प्रेमचंद ने 100 साल पहले ही टॉक्सिक फ्रेंड्स के बारे में लिख दिया था। वो बताता है कि उसके दोस्त घर आकर ऐसे जम जाते हैं जैसे अपना घर बेचकर आए हों। हफ्तों पड़े रहते हैं, नौकर से उधार में चीजें मंगवा लेते हैं और बिल उसे भरना पड़ता है। रोज उनकी खातिरदारी करो, सिनेमा दिखाओ और सुबह तक ताश खेलो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो उसके सारे अच्छे कपड़े, जूते, यहाँ तक कि घड़ी भी पहनकर घूमने निकल जाते हैं। बेचारा खुद अपना फटा कोट और पुराने जूते पहनकर दफ्तर जाता है। और वेतन मिलते ही चोरों की तरह घर में घुसना पड़ता है ताकि दरवाजे पर कोई उधार मांगने वाला न खड़ा हो। हाँ, शांति और सुकून की कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसी आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना की तस्वीर है जहाँ किसी भी गृहिणी के लिए रहना असंभव होगा। वो ऐसे दोस्तों का वर्णन करता है जो किसी बहाने से टलते ही नहीं। अगर कहो कि माँ बीमार है तो जवाब मिलता है, अरे
बूढ़े इतनी जल्दी नहीं मरते। कोई भी बहाना उन पर काम नहीं करता तो अब तक वो अपनी जान को खतरा बता चुका है, शहर को जानलेवा बता चुका है, और अपने घर को धर्मशाला साबित कर चुका है। लेकिन पत्नी है कि टस से मस नहीं हो रही। अब उसके बहानों में एक हताशा दिखने लगती है और वो थोड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगता है। बिल्कुल, जब आपके सारे तार्किक बहाने खत्म हो जाते हैं तो इंसान अतार्किक और हास्यास्पद बातों का सहारा लेने लगता है, और यही हम उसके चौथे और पांचवें बहानों में देखते हैं। अब वो कहता है कि शहर के मकान तो चिड़ियों के पिंजरे जैसे हैं, न हवा न रोशनी और बदबू इतनी कि सिर फट जाए। और तो और अब वो कहानी में भूत प्रेत भी ले आता है। कहता है कि कई घरों में तो प्रेत बाधाएं हैं, लोगों को डरावने सपने आते हैं और कुछ तो पागल भी हो जाते हैं। चोरियों का आलम यह है कि लोग दरवाजों पर लकड़ी के फट्टे लगा के सोते हैं। और इसी में वो एक दोस्त का मजेदार किस्सा सुनाता है जो रात में उसके घर बर्तन चुराते हुए पकड़ा गया। जब उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो दोस्त ने हंसकर कहा, मैं तो तुम्हें बस चकमा दे रहा था। ये साफ तौर पर उसकी हताशा को दिखाता है। भूत प्रेत की बात करना ये बताता है कि अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे मजेदार और बेतुका बहाना तो पांचवा है, खोचे वालों का। हाँ, वो तो कमाली है। वो लिखता है कि सुबह सुबह फेरी वालों की आवाजें इतनी पैशाचिक और भयानक होती हैं कि सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। बच्चे डरकर माँ की गोद में दुबक जाते हैं और एक पड़ोस की महिला तो एक खोचे वाले की चीख सुनकर बेहोशी हो गई थी और महीनों के इलाज के बाद ठीक हुई। आप इसे बेवकूफी कह सकते हैं, पर मैं इसे चरम हताशा के नजरिए से देखती हूँ। ये एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। जब आप बहस में हार रहे होते तो आप ऐसी ही ऊल जलूल दलीलें देने लगते हैं, लेकिन यहाँ उसकी पत्नी का जवाब शानदार है जो दिखाता है कि वो कितनी समझदार है। उसने लिखा, तुम समझते हो मैं खोंचे वालों की आवाज से डर जाऊंगी? यहाँ गांव में गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज सुनकर तो डरती नहीं, खोंचे वालों से क्या डरूंगी। इस एक जवाब से साफ हो जाता है कि वो अपने पति की सारी चालें समझ रही है। तो अब तक के सारे दाव फेल हो चुके हैं। प्रोफेशनल खतरा, जान का खतरा, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना, भूत प्रेत और डरावनी आवाजें, कुछ भी काम नहीं आया। अब आता है उसका आखिरी हीला, वो दाव जिसे वो अपना तुरुप का इक्का समझता है, अपनी सफलता की गारंटी। और ये दाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अब वो तर्कों और बाहरी खतरों को छोड़कर सीधे सीधे भावनात्मक हेरफेर पर उतर आता है। इमोशनल मैनिपुलेशन पर। उसे लगता है कि अगर पत्नी के अभिमान और उसकी सबसे गहरी असुरक्षा पर चोट की जाए तो वो जरूर रुक जाएगी। यहाँ की मेहरियां यानी घरेलू कामकाज में मदद करने वाली औरतें बहुत मुंहफट और बनाव सिंगार करने वाली होती हैं। वो बताता है कि वे सिर से पांव तक सोने से लदी रहती हैं। उनकी अदाएं देखकर गृहिणियां शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और वे जबरदस्ती घरों में घुस आती हैं, कोई खत लिखाने के बहाने तो कोई पढ़ाने के बहाने। ये उसका मास्टर स्ट्रोक था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। बिल्कुल, उसकी सोच ये थी कि कोई भी स्वाभिमानी पत्नी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहेगी जहाँ उसका पति ऐसी औरतों से घिरा हो। वो अपनी पत्नी की ईर्ष्या, उसकी जलन की भावना को हथियार बनाना चाहता था। उसने सोचा कि ये खत पढ़ते ही पत्नी का आत्मसम्मान जागेगा और वो कहेगी, मुझे ऐसी गंदी जगह पर नहीं आना। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। उसने अपनी पत्नी के मनोविज्ञान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। इस खत के तीसरे ही दिन उसकी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई, और आते ही उसका पहला सवाल था, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है? यहाँ किसी ने कदम रखा तो ना काट लूंगी। हाँ। और यही सारा रहस्य खुल जाता है। पति ने जिस बात को एक निवारक, एक डिटरेंट के रूप में इस्तेमाल किया था, पत्नी ने उसे एक स्वीकारोक्ति, एक कन्फेशन के रूप में लिया। उसे यह नहीं लगा कि शहर खराब है, उसे लगा कि उसका पति हाथ से निकल रहा है। उस खत ने पत्नी के डर को नहीं बल्कि उसके अधिकार की भावना और घर को बचाने की प्रवृत्ति को जगा दिया। डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भावना। और पति ये देखकर सिर पीट लेता है और कहता है, क्या जानता था अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा। उसकी सारी रचनात्मकता, सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पति अपनी पत्नी को एक सीधी साधी डरपोक गांव की महिला समझता रहा। उसने डर, बीमारी, भूत प्रेत, हर कमजोरी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी पत्नी के आत्मसम्मान और अधिकार की भावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और अंत में वही उस पर सबसे भारी पड़ा। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये तो रिश्तों की जटिलता पर एक बेहतरीन टिप्पणी है। ये दिखाती है कि हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों को ही सबसे कम समझते हैं। पति की सारी योजनाएं इसलिए फेल हुईं क्योंकि वो एक गलत धारणा पर आधारित थीं कि उसकी पत्नी उससे कमजोर और कम समझदार है। तो खतरनाक पेशे के बहाने से शुरू हुआ ये सफर प्रेत बाधाओं और डरावने खोंचे वालों से होता हुआ आखिरकार एक ऐसे अंजाम पर पहुंचा जिसकी उस बेचारे ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या ये संभव है कि पत्नी शुरू से ही अपने पति के सारे बहाने समझ रही थी? शायद वो उसका हर खत पढ़कर मन ही मन मुस्कुराती होगी कि देखें,
अब अगला बहाना क्या आता है? और आखिरी खत ने उसे बस वो मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। शहर आकर अपने पति के इस पूरे नाटक को हमेशा के लिए खत्म करने का। इस नजरिए से देखें तो कहानी का नायक वो पति नहीं बल्कि उसकी पत्नी